हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं 8 नवंबर का जो एनालिसिस है वो प्रस्तुत कर रहा हूँ जो पेंडिंग रह गया था। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। उसी हिसाब से स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा और जो टेस्ट रहेगा वो वीकली टेस्ट रहेगा। ईच आपके संडे को टेस्ट लिया जाएगा। तो जो वीक में हमने पढ़ा उस वीक का आपको सभी चीज़ें रिटेन हुआ कि नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट समझ में आई कि नहीं आई, ये सभी चीज़ें आप समझ पाएंगे। फिर प्रीलिम्स का जब फाइनल एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद जब हम कंफर्म हो जाएंगे कि आपका प्री का सिलेक्शन होने वाला है तो हम उसमें फिर जो मॉक टेस्ट है मेंस का उसको ऐड कर देंगे। आंसर राइटिंग भी रहेगा वंस यू आर श्योर दैट यू आर गोइंग टू क्लियर द प्रीलिम्स। जो भी गाइडेंस रहेगा वो एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा ही दिया जाएगा। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है क्लास के हो या एग्ज़ाम रिलेटेड हो वो आप कैटर करवा सकते हैं। प्लस रिमेडियल क्लासेस भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इन हाउस लाइब्रेरी का फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिससे जुड़ के आप अपना प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हैं। फर्दर डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर जो कि है 6002417488। चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल बात करता है अबाउट रेड कॉरिडोर एरिया के बारे में। तो हमें जैसे पता ही है कि जो नक्सलाइट मूवमेंट है इन इंडिया या फिर जिसको हम माओइस्ट इंसर्जेंसी भी कहते हैं, तो ये जो मूवमेंट है 1967 में वेस्ट बंगाल के नक्सलबारी विलेज से स्टार्ट हुआ था, इसीलिए इसको नक्सल मूवमेंट कहा जाता है। और ये जो मूवमेंट था, ये जो आपके माओजा दंग है, चाइना के जो लीडर है, रेवोल्यूशनरी लीडर, उनके द्वारा ये अनुप्रेरित है, इसीलिए इसको माओइस्ट इंसर्जेंसी भी कहा जाता है। तो ये माओइस्ट इंसर्जेंसी जो है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर भी, जैसे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का मेन जो प्रोपाउंडर है कार्ल मार्क्स है, लेकिन उसका डिफरेंट वेरिएशन है। उस वेरिएशन में एक है आपका माओइस्ट आइडिया, कम्युनिस्ट जो माओइस्ट आइडिया है। तो उस माओइस्ट आइडिया से प्रेरित होके जो आपके नक्सलबारी मूवमेंट है वो स्टार्ट हुआ। और ये मूवमेंट समय के साथ आपका जो स्टेट है कम्प्लीटली उसके खिलाफ चला गया, बहुत ज़्यादा वायलेंस होने लगा। और जो लोकेलिटी है या फिर जो आपके लोकल पॉपुलेशन है जहाँ पे वायलेंस हो रहा है, जैसे कि रेड कॉरिडोर एरिया में आप अगर देखें तो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड है। जैसे आपके छत्तीसगढ़ हो, अभी छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, इन सभी जिलों में हम देख सकते हैं। और इसके अलावा भी ये बिहार, फिर आपके जो साउथ के स्टेट है जैसे आंध्र प्रदेश, इवन केरला तक भी ये फैल चुका था। तो इसको अभी धीरे धीरे क्या है, आपका जो स्टेट एक्शन है, तो स्टेट दो तरह की एक्शन ले रही है इसमें। एक आपका मिलिट्री एक्शन और दूसरा डेवलपमेंटल एक्शन। मिलिट्री एक्शन से जो आपके कैडर है, इनके माओइस्ट कैडर, उनको सरेंडर करवाना या फिर उनसे कन्फ्रंट करने का जो आपका एक्टिविटीज़ है वो करती है। और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ से जो लोकेलिटी है उसके एजुकेशन, हेल्थ वगैरह में ध्यान देती है। तो अभी धीरे धीरे ये देखा गया है कि जो माओइस्ट इंसर्जेंसी है उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी मेजर्स लेने की वजह से माओइस्ट इंसर्जेंसी काफ़ी ज़्यादा ड्राइड डाउन हो गया है। लेकिन अभी ज़रूरी क्या है कि जो इसका रूट कॉज है उसको टेकल करना ज़रूरी है। तो हम सिक्योरिटी मेजर्स से जो आंदोलन है जो एक्सट्रीमिस्ट जो मूवमेंट है उसको हम कम कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको सप्रेस रखने के लिए, उस तरह की टेंडेंसीज फिर जनरेट नहीं होने के लिए जो रूट कॉज है उसमें काम करना ज़रूरी रहेगा। तो इसमें कुछ डेटास दी गई है। तो पहला तो हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने इसको ग्रेवेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट बताया था जो अभी मेल्ट डाउन हो रहा है। तो ये एविडेंस में आप देख सकते हैं 333 माओइस्ट का आपका किल किया गया, 398 अरेस्ट हुआ, 1787 मेंबर्स जो है उन्होंने सरेंडर किया है अप टू अक्टूबर 29 2025 को 5 तक। लेकिन अभी भी क्या है, डिफरेंट जो आपके रीज़न है वहाँ पे ये कंटिन्यू है।
तो इसमें अभी क्या है, जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक्शन ले रही है, तो ये धीरे धीरे जितना और बाकी है वो भी ड्राई डाउन हो जाएगा। तो रीज़न फॉर डिक्लाइन क्या है, जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है, जिसे आपके सीआरपीएफ में कोबरा फोर्सेस है, फिर आपकी जो स्टेट है, जैसे आंध्र प्रदेश में भी कुछ ग्रे हॉन्ट ऐसा कुछ बनाया था, मैं थोड़ा नाम मिस कर रहा हूँ। तो ये सभी एक्शंस की वजह से क्या है, आपकी डिक्लाइन हो रही है। तो जो माओइस्ट आइडियोलॉजी है वो तीसरा इसका रीज़न ये है कि आपका माओइस्ट आइडियोलॉजी फेलियर हो रहा है। क्यों फेलियर हो रहा है? अब अगर हम पहले से ही देखें, शुरुआती दौर से ही, तो जो आपकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है वो हमारे देश में ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई, और उसी के वजह से क्या है, बाद के समय पे भी अगर हम देखें तो ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहा। आज के समय पे भी इनको काफ़ी कम सपोर्ट मिलता है। फिर जो परसिस्टेंट रूट कॉज है उसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। तो अभी नो डाउट हम जीडीपी अगर देखें, जीडीपी में तो आपके फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन कंसिस्टेंटली क्या है, जो जीडीपी पर कैपिटा है वो हमें कम ही दिख रहा है। तो जीडीपी पर कैपिटा में ध्यान देना है। जीडीपी पर कैपिटा में ध्यान देने का मतलब क्या है कि हर व्यक्ति का जो आय है, जो इनकम है, वो बेटर हो। और आय को बेटर करने के लिए क्या है, बेटर एजुकेशन देना ज़रूरी है, एक्सेस टू लैंड देना ज़रूरी है, हेल्थ केयर देना ज़रूरी है, तभी उनको बेटर स्किल देना ज़रूरी है, तभी बेटर लाइवलीहुड मिल पाएगा। तो इसीलिए जो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो एरियाज़ है जिसमें गैप देखी गई है इन अफेक्टेड एरियाज़, तो उसको कम करना ज़रूरी है। तो इसमें कुछ आपके चीज़ें दर्शाई गई है, जैसे ओवर 60% ऑफ जो वुमेन है वो एनीमिक है। ये आपके महाराष्ट्र का डेटा है। और भी आप देखें तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, बैंक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये सभी आपकी जो जितनी लेवल पे होनी चाहिए उतनी नहीं है। तो जब लोग क्या है, डेवलपमेंट को फेस नहीं करेंगे, आइसोलेटेड फील करेंगे, तो उससे क्या है, लोग इस तरीके के एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करने लगते हैं, या फिर जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है वो भी इनको आपके अपने और अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है ह्यूमन डेवलपमेंट का जो पैरामीटर है उसमें ध्यान दिया जाए। फिर जो ट्राइबल एक्सप्लॉयटेशन देखा जाता है, स्पेशली जो मिनरल रिच सेंट्रल एशिया है। तो अभी मिनरल रिच है ये एरिया जो है, झारखंड है, आपके छत्तीसगढ़ है, बिहार है, उड़ीसा है। तो मिनरल रिच होने की वजह से क्या एक प्रॉब्लम होता है कि रिसोर्स कभी कर्ज की तरह भी काम करता है, अभिशाप की तरह भी काम करता है। क्यों? क्योंकि जो मिनरल रिच स्टेट है उनका मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो एमएनसीज आएंगी वो आपके ट्राइबल पॉपुलेशन को अपने लैंड से हटा देगी, और उससे क्या है, उनका जो फॉरेस्ट राइट है वो एनक्रोच हो जाता है, जिसमें वो सदियों से रहते आए हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उनके तहत इनको एम्पावर करना ज़रूरी है, जो लैंड राइट है वो देना ज़रूरी है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2000 जो 56 है वो ज़रूरी रहेगा। इसी के साथ आप पेसा पंचायती राज एक्सटेंशन एक्ट, फिर 74 थर्ड जो अमेंडमेंट है उसको आप इसमें लिख सकते हैं, ग्राम सभा का रोल को मेंशन कर सकते हैं। तो इसलिए फ्यूचर में रिस्क है, नो डाउट। अभी हम क्या कर रहे हैं, जो आपका माओइस्ट इंसर्जेंसी है उसको काफ़ी हद तक हमने कम कर दिया है, लेकिन क्या होता है, कभी डोरमेंट रह जाता है, चीज़ें दबी हुई रह जाती है। तो उस दबी हुई चीज़ को हम कैसे हटा सकते हैं? बाय ब्रिंगिंग डेवलपमेंट। और कैसा डेवलपमेंट? ह्यूमन डेवलपमेंट, इक्वल डेवलपमेंट, इक्विटी के साथ, जस्टिस और फेयरनेस के साथ, ताकि हर जो इंसान है वो जो अफेक्टेड एरिया है उसका वो एम्पावर्ड फील कर सके, उसको लगे कि स्टेट जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उनके लिए है। तो अभी इसका थोड़ा बहुत हम हिस्ट्री देखने की कोशिश करते हैं कि जो ओरिजिन है, तो मैंने ऑलरेडी बताया 1967 नक्सलबारी जो विलेज है इन वेस्ट बंगाल, वहाँ पे इसका अपराइजिंग हुआ था, और इसको लेड किया था भाई चारू मजूमदार एंड कानू सन्याल। तो इन्होंने आपका जो ये मूवमेंट को लीड किया था। तो उस समय लीड करने का रीज़न क्या था कि जो आपकी ज़मींदारी प्रथा थी, या फिर जो लैंड का इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, ये सभी चीज़ों ने इसको इन्फ्लुएंस किया है। और इसके अलावा भी हम जब आज़ादी के ठीक 1 साल पहले तेभागा जो मूवमेंट हुआ था, तेलंगाना में जो मूवमेंट हुआ था बाय दी फार्मर्स अगेंस्ट फ्यूडलिज्म, तो वो भी इसको बाद के समय पे इंस्पायर कर रहा है, क्योंकि 46 में हमने देखा कि 47 में देश आज़ाद होने वाला है। तो जो लैंडलेस फार्मर्स है, पीजेंट्स है, ट्राइबल्स है, उनको ऐसा लगा कि अभी देश आज़ाद हो गया है, देश में कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है, गवर्नमेंट हमारी है, तो हमारे लिए जो व्यवस्था है वो किया जाएगा। लेकिन क्या है, जो लैंड रिफॉर्म्स था वो पार्शियली सक्सेसफुल हुआ और लार्जली फेलियर रहा डिफरेंट रीजन में। तो इसके लिए क्या है, जो आपके लैंडलेस पीजेंट्स थे उन्होंने हाथ में जो है शस्त्र उठा लिया,
जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सही नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोमिसेस है वो भी हमें फुलफिल करना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आपके देश के अंदर जो भी इंसर्जेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, जो इंसर्जेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर रही है, अल्टीमेटली क्या है, वो हमारे देश के ही सिटीज़न है। तो उनका जो ग्रीवेंस है उसको टेबल पे हमें सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, जो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। जब इंसर्जेंट ग्रुप नहीं मानते हैं, वो अटैक करने लगते हैं, तो गवर्नमेंट को जवाबी कार्रवाई करना पड़ता है। फ्रेगमेंटेशन एंड स्प्रेड हम देख सकते हैं कि ग्रेजुअली ये क्या हुआ, बंगाल से स्टार्ट होते हुए पूरा जो आपका सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पे ये फैल गया, फिर ये धीरे धीरे और कंसोलिडेट होने लगा। और आप 2010 से 20 के बीच अगर देखें तो आपका बहुत सारे ऑपरेशंस के तहत इसको काफ़ी कम किया गया, जैसे ऑपरेशन ग्रीन हंट हो, फिर सुलवा जुडुम जो एक आपका ग्रुप बनाया गया था ऑफ लोकल पॉपुलेशन, ताकि आपकी जो इंसर्जेंसी है बाय दिस माओइस्ट उसको ख़त्म की जा सके। तो लेटर इसको सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। फिर भी क्या है, काफ़ी कम हुआ है चीज़ें। तो करंट फेज़ में अगर देखें तो अभी अर्बन जो इन्फिल्ट्रेशन है वो हम देख सकते हैं। तो जो ओवर द ग्राउंड वर्कर्स है या फिर हम जो अर्बन एरिया से जो सपोर्ट मिल रहा है उसको हमें टैकल करना ज़रूरी रहेगा। तो चैलेंज क्या है रिलेटेड टू दिस माओइस्ट इशू? तो सिक्योरिटी चैलेंज तो एक है ही, जैसे आईडी का ब्लास्ट होना, एम्ब्यूज़ करना, ये ह्यूमन शील्ड को यूज़ करना और बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी होना। फिर सोशो इकोनॉमिक जो ग्रीवेंस है, जो आपत्ति है, उसको समय के साथ टैकल अगर नहीं किया जाता है तो उससे परसिस्टेंट पॉवर्टी रहती है, लैंड एलियनेशन रहता है, ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट रहता है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, उनको और बुरा फील करवा सकती है। तो गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट गैप अगर हम देखें तो गवर्नेंस में भी काफ़ी क्या है, आपकी लैक देखी गई है, गैप देखा गया है। तो उन चीज़ों को हमें दूर करना ज़रूरी है और बेटर गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस को डेवलप करना ज़रूरी है। तो ध्यान रखिएगा, चैलेंज के साथ ही आपको सोल्यूशन मिलता जाएगा। ह्यूमन राइट्स के जो इशू है, तो लाइक एलिगेशंस ऑफ फेक एनकाउंटर है, तो किसी के घर वालों को अगर फेक एनकाउंटर कर दिया जाता है एक भी इंसान को, तो उस घर में जो बाकी बच्चे रहेंगे वो आपके क्या होंगे, एलिनेशन फील करेंगे, इनजस्टिस फील करेंगे और जो कन्फ्लिक्ट है वो प्रोलॉन्ग्ड होता रहेगा। फिर हम देख सकते हैं आपकी आइडियोलॉजिकल रेजिलियंस। तो माओइस्ट एक्सप्लॉइट कास्ट, एथनिक डिवाइड। तो इसको क्या है, जो माओइस्ट है वो एक्सप्लॉइट करते हैं कास्ट को, एथनिक डिवाइड को, और आपके जो स्टेट है उसके अगेंस्ट एक आपका डिससेटिस्फैक्शन पैदा करते हैं अमॉन्ग दी लोकल पॉपुलेशन। फिर एक रिसोर्स का कंस्ट्रेंट हम देख सकते हैं। तो जो रिसोर्स है आपके प्रॉपर जो फंडिंग करना है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, वो हम लैक देखते हैं। फिर एक्सटर्नल लिंकेजेस अगर देखें तो नेपाल का जो माओइस्ट ग्रुप है, फिर जो पाकिस्तानी एलिमेंट है और चाइनीज़ जो सपोर्ट है वो भी हम इसमें जिक्र कर सकते हैं। जो एलिज मतलब आपका ये लगा हुआ है, आरोप लगते रहता है और बहुत समय पे ये सही भी होता है। तो नेक्स्ट जो भी टर्मिनोलॉजी से माओइस्ट इंसर्जेंसी क्या है मैंने बताया, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है। तो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी तो अभी जो आपकी माओ है या फिर कार्ल मार्क्स है जिन्होंने प्रोपाउंड किया था इस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को, तो वो लेफ्ट विंग कहे जाते हैं। और लेफ्ट विंग किसको सपोर्ट करते हैं, जो लेबर होते हैं, वर्कर होते हैं, फार्मर्स होते हैं, उनको। मार्क्सिज्म लेनिनिज्म क्या है, तो मार्क्स ने पहला आइडिया दिया था, लेनिन ने जो इसको अप्लाई किया इन रशिया इन 1917 रशियन रेवोल्यूशन के बाद, फिर इसको अप्लाई किया माओ ने इन 1949 इन चाइना। तो ये क्या है, आपका शिफ्ट है। मार्क्स ने आइडिया दिया था, अप्लाई नहीं किया था। लेनिन और आपके माओ ने अप्लाई किया था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो जो क्या दर्शाती है कि इनकम है, एजुकेशन है, वो कैसा है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को हमें ठीक करना है। गिनी कोएफिशिएंट दिखाता है कि कितना इनइक्वालिटी है, तो ज़्यादा इनइक्वालिटी है तो उसको कम करना है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्या करता है, हेल्थ रिलेटेड डेटास कलेक्ट करता है और इससे जो ग्रीन सिचुएशन है नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया का, वो हम देख सकते हैं। फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या है, ये राइट है स्पेशली जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है उनको लैंड पट्टा देने का या फिर आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन देने का। तो इसमें हमने देखा कि कॉज क्या है, सोशल इनइक्वालिटी है, इकोनॉमिक डेप्रिविएशन है और उसके वजह से इफेक्ट 1 हम नक्सलाइट मूवमेंट देख सकते हैं जिसको फर्टाइल ग्राउंड मिला है। इफेक्ट 2 में हमें इंटरवेंशन देखने को मिला कि गवर्नमेंट जो है होलिस्टिक मेजर्स ले रही है, सिक्योरिटी मेजर्स एज वेल एज डेवलपमेंटल मेजर्स। तो अभी इसमें कंक्लूजन अगर देखें तो ओरिजिनल जो कॉज था इकोनॉमिक डेप्रिविएशन का वो स्टिल कंटिन्यू है। सो क्या करना है, जो डेप्रिविएशन है उसको कम करना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। नेक्स्ट हम इसका फिलोसॉफिकल बेस देखें तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड जस्टिस
जस्टिस के तहत अगर देखें तो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, और वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है कि देश में इक्विटी रहना चाहिए। तो इक्वालिटी अगर इक्विटी कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रॉमिस किया है और वो आपके बहुत सारे या फिर डिफरेंट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशंस को नहीं मिलता है, तो उससे क्या है, एक इनजस्टिस का भावना फील आता है, एक भावना आती है। तो इसीलिए क्या है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट लिखी गई है वी द पीपल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें इक्वालिटी मिलनी चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, वेलफेयर मिलना चाहिए, तो उसको हमें आगे बढ़ाना है। तो उसको आगे बढ़ाने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया गया बाय जॉन रॉल्स, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, की जो भी आपके ये रहा जॉन रॉल्स, तो जॉन रॉल्स ने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया था कि जो भी रिसोर्सेस है हमारे देश में, इट नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली। तो फेयरली क्या है, अमॉन्ग दी पॉपुलेशन, इट नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर डिस्ट्रीब्यूशन फेयर नहीं हुआ तो इससे क्या है, इनजस्टिस जो है वो बरकरार रहेगा, इनइक्वालिटी जो है बरकरार रहेगी, जो अनफेयरनेस है वो बरकरार रहेगा, और ये फाइनली क्या करेगा, सिक्योरिटी सिचुएशन को और ज़्यादा ग्रीम कर देगा। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि इनजस्टिस एनीवेयर इज़ अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो ये मुझे जहाँ तक ध्यान है मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब का कोट है कि इनजस्टिस एनीवेयर इज़ अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो इसीलिए क्या है, कहीं भी कोई भी इनजस्टिस हो, इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। ओके, नेक्स्ट अगर देखें एथिक्स ऑफ डेवलपमेंट, तो एथिक्स ऑफ डेवलपमेंट क्या कहता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में कहता है कि हर तबके के लोगों का इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। तो ऑलरेडी हमने बाकी डायमेंशंस इसके देखे हैं, सोशल में सोशल इनइक्वालिटी को दूर करना है, पॉलिटिकल में जो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम है उनको पॉलिटिकल विल दिखाना ज़रूरी है, और जो भी ट्राइबल पॉपुलेशन है या फिर जो नक्सलाइट अफेक्टेड एरियाज़ है उनमें पॉलिटिकल जो मार्जिनलाइजेशन देखा गया है उसको मिटिगेट करना ज़रूरी है बाय एम्पावरिंग देम पॉलिटिकली। तो उसके लिए 5th शेड्यूल है, 6th शेड्यूल का प्रोविज़न है, फॉरेस्ट राइट एक्ट का प्रोविज़न है, फिर आपका पेसा पंचायती राज एक्सटेंशन एक्ट ऑफ 1996 है, उसको अप्लाई करना ज़रूरी है। फिर लीगली देखें तो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जंगल ज़मीन का जो अधिकार है वो देना ज़रूरी है। फिर एथिकली देखें तो डीप सेंस ऑफ इनजस्टिस है, तो ये डीप सेंस ऑफ इनजस्टिस अपने आप में अनएथिकल है, तो इसको एथिकल बनाना है, डीप सेंस ऑफ जस्टिस बनाना है, तभी क्या है, जो पॉपुलेशन है विद इन दी कंट्री दे विल रिमेन लॉयल टू दी नेशन। इंटरनेशनली अगर देखें तो जो सपोर्ट आ रहा है इन एलिमेंट्स को, क्यों आ रहा है, क्योंकि बाहरी देश तो हमेशा चाहेंगे कि जो हमारा देश है वो इंस्टेबल बना रहे, तो इनको भी मौका नहीं देना है। इकोनॉमिकली देखें तो जो इकोनॉमिक डेप्रिविएशन है इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। तो डेप्रिविएशन का मतलब क्या हुआ, जो सुविधाएं नहीं मिल रही है लोगों को वो सुविधा देना ज़रूरी है, जो इनइक्वालिटी है इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। ओके, बाकी इसमें देखिए आप लिंकेजेस विद एनसीईआरटी क्या क्या है, कौन सी किताबें आप पढ़ेंगे, क्लास आपके 8 के अगर हो, 10 के हो, 11 के हो, 11 का सोशियोलॉजी हो, तो ये जो भी किताबें हैं आप सिंपल लैंग्वेज में है, तो इसको आप क्या है ई पाठशाला करके एक ऐप है उससे भी फ्री डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उससे क्या है, आपको एक बेटर आइडिया एक आपको प्राप्त हो जाएगा इससे। ओके, आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेबस के लिंकेजेस के साथ। तो ये जो पोर्शन है ये भी थोड़ा देखना ज़रूरी हो जाता है कि सिलेबस के कौन से जो पोर्शन है उससे ये चीज़ें लिंक होती है। तो अभी ध्यान रखिएगा, इंडियन सोसाइटी से हो, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से हम इसको देख सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, सोशल एम्पावरमेंट, रीजनलिज्म। तो अभी सोशल एम्पावरमेंट हुआ तो लोगों का जो सेंस ऑफ रीजनलिज्म है वो दूर रहेगा। फिर रोल ऑफ वुमेन जो है, वुमेन को एम्पावर करना काफ़ी ज़रूरी है। फिर गवर्नेंस में देखें तो गुड गवर्नेंस होना ज़रूरी है। तो ये उस तरीके से आप चीज़ों को लिंक करके देखिएगा। कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक सिर्फ एक सब्जेक्ट से ही मैच नहीं करता है, उसका जो लिंकेजेस है काफ़ी सब्जेक्ट से रहता है। जब ये लिंकेजेस आप निकाल पाएंगे, ढूंढ पाएंगे, तो आप एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे, चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा। नेक्स्ट वे फॉरवर्ड अगर देखें तो पता ही है ऑलरेडी क्या करना है, रूट कॉज को टैकल करना है, सोशल इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक डेप्रिविएशन, पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन नीड्स टू बी एड्रेस्ड। ब्रीच करना है द चैज़्म एंड ऑफ इनइक्वालिटी को, तो ब्रीच करना है द चैज़्म बिटवीन ग्लिटरिंग ग्रोथ एंड द ग्रीम रियलिटीज़। तो हमारा जो ग्रोथ है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी कुछ एकदम ग्लिटर कर रहा है कि बहुत ज़्यादा
हमारा ग्रोथ है, लेकिन उस ग्रोथ को हमें डेवलपमेंट में कन्वर्ट करना है। डेवलपमेंट में कन्वर्ट करने का मीनिंग ये है कि जो ग्रोथ आ रहा है देश में वो जा कहाँ रहा है। सिर्फ चंद लोगों के पास अगर पैसे इकट्ठा होते हैं तो उससे वो हम डेवलपमेंट उसको नहीं कह सकते, उससे वेल्थ इनइक्वालिटी दिखती है। देन एड्रेस करना है बेसिक मैट्रिक्स को। तो बेसिक मैट्रिक्स क्या होता है? हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन नीड्स टू बी एड्रेस्ड। ओके, इम्प्लीमेंट करना है फॉरेस्ट राइट एक्ट को, जो ऑलरेडी मैंने बताया, और एक्नॉलेज करना है कि जो आपकी क्रिटिकल प्रॉब्लम हमें दिखाई पड़ रही है इट नीड्स टू बी एक्नॉलेज। तो पहला बात है कि हम एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं कि किस तरीके का कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट भी करता है, और एक्नॉलेज करते भी है तो उसको हाफ हार्टेडली एक्नॉलेज करना या फिर उसका सिर्फ वन डायमेंशन देखना। सो उसका हमें सारा डायमेंशन देखना ज़रूरी है, दोनों ही तरफ से समझना ज़रूरी है, फ्रॉम स्टेट पर्सपेक्टिव ऑल्सो, फ्रॉम लाइक नक्सलाइट पर्सपेक्टिव ऑल्सो, एंड फ्रॉम जनरल पॉपुलेशन ऑल्सो जो अफेक्टेड है उस एरिया में। बाकी इसमें ध्यान रखिएगा जो हमने पढ़ाया वो किस तरीके से पास्ट में पूछा गया है। 2022 के मेंस में, 18, 15, 13 के मेंस में ये सभी चीज़ें पूछी गई है। फिर जो आपका क्वेश्चन है फॉरेस्ट राइट एक्ट के ऊपर भी बना है। तो इन सभी चीज़ों को हम इसीलिए आपको दिखा रहे हैं कि जो भी चीज़ें हम आपको पढ़ा रहे हैं वो ऐसे आपका वैकम में नहीं पढ़ा रहे हैं, उसका लिंक पूरा रहेगा। नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल, तो ये थोड़ा सा इसमें एक हम इकोनॉमी का जो मॉरल इकोनॉमी का फिलॉसफी है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें एडम स्मिथ के बारे में बात किया गया है। तो एडम स्मिथ क्या है? मॉडर्न इकोनॉमी के उनको फादर कहा जाता है। तो मॉडर्न इकोनॉमी के फादर है, उन्होंने 1776 में एक किताब लिखी थी, द वेल्थ ऑफ नेशंस, और उसी वेल्थ ऑफ नेशंस में उन्होंने ये चीज़ कही थी कि जो देश की इकोनॉमी है, जो देश में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, वो तभी हासिल होगा जब देश में क्या होगा, जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर को खुला छोड़ेगी, एक फ्री हैंड देगी, ताकि जो आपका प्राइवेट सेक्टर है वो डेवलप कर सके। क्योंकि हर इंसान जो है, उन्होंने एक द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स भी लिखा था 1759, उसी के बाद उन्होंने 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशंस लिखा था। तो वो आपके जो एडम स्मिथ साहब है वो ये कहते हैं कि आपका जो पकड़ लीजिए कोई प्रोड्यूसर है, तो वो प्रोड्यूस इसलिए करता है क्योंकि उसके प्रोडक्शन से उसको प्रॉफिट होने वाला है, और वो जब अपने प्रॉफिट के लिए कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करता है तो उससे अल्टीमेटली बेनिफिट सोसाइटी को भी मिलता है, जो कंज्यूमर है उसको भी मिलता है। तो इसीलिए क्या है, जो देश की इकोनॉमी है उसको फ्री हैंड देना चाहिए। तो उसी ने उसको कहा है लेसिस फेयर मॉडल, कि फ्री रखना है। लेकिन ध्यान रखिएगा उन्होंने ये भी कहा है कि स्टेट को ये भी ध्यान रखना है कि सोसाइटी में जो इकोनॉमी है वो आपकी मॉरल रहे। ऐसा नहीं है कि फ्री हैंड दे दिया इसका मतलब कि जो इकोनॉमिस्ट है वो किसी भी तरीके से, या जो बिजनेसमैन है वो किसी भी तरीके से रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करे या फिर किसी को नुकसान पहुंचाए। तो उन्होंने जो आपका फ्री इकोनॉमी के बारे में कहा था वो मॉरल फ्री इकोनॉमी के बारे में कहा था। आज का जो हम इकोनॉमी देखते हैं जिसमें काफ़ी इमोरल एक्टिविटीज़ देखी जाती है, जैसे डिफरेंट जो बिजनेसमैन है लोन लेके डिफ़ॉल्ट करना या फिर जो गलत प्रोडक्ट है उसको बनाना जिससे लोगों का हार्म होता है। तो उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने ये कहा था कि स्टेट को फ्री हैंड देना है, एट द सेम टाइम रेगुलेट भी करना है, ताकि जो इकोनॉमी है उसमें जो मोरालिटी है, जो एथिक्स है वो बना रहे, और सभी का क्या हो, एक आपका ग्रोथ उस इकोनॉमी में, डेवलपमेंट उस इकोनॉमी में देखा जाए। तो इसीलिए आज के समय पे हम अगर देखें तो डिफरेंट जो आपके जैसे न्यो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है वो तो कम्प्लीटली स्टेट को वाइप आउट करने की बात ही कहते हैं कि स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, इवन स्टेट को टैक्स भी नहीं लगाना चाहिए बिजनेसमैन के ऊपर। तो ये है न्यू लिबरलिज्म का कथन। लेकिन आदम स्मिथ के हिसाब से अगर देखें तो आदम स्मिथ साहब ने स्टेट के आपके रोल ऑफ के बारे में नहीं कहा था। स्टेट का दायित्व रहेगा स्टेट को एक रेगुलेटर की तरह रोल प्ले करना है, एक आपका इक्वलाइजर की तरह रोल प्ले करना है, स्टेट को आपका जो बिजनेस है उसको मैनेज करने का रोल को प्ले करना है। तो वही चीज़ आज के समय पे अगर हम देखें तो अमर्त्य सेन जी के कॉन्सेप्ट में हम देख सकते हैं। अमर्त्य सेन जी हो या फिर आपके जॉन रॉल्स का थ्योरी हो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का, तो उसमें हम देख सकते हैं कि उन्होंने अमर्त्य सेन जी या फिर आपके जॉन रॉल्स साहब ने ये चीज़ें कही है कि जो कैपिटलिज्म है वो एथिकल होना चाहिए। एथिकल से क्या मतलब है कि जो भी वेल्थ है, रिसोर्स है, उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, लोगों की जो कैपेसिटी है वो बिल्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्री इकोनॉमी है उससे चंद लोगों का आपका मुनाफा हो रहा है और बाकी बहुत सारे लोगों का नुकसान हो रहा है। तो वो फिलॉसफी हम इसमें देख सकते हैं।
तो वही मैं जस्ट फिलोसफी को समझाने के लिए इसमें लाया। और ध्यान रखिएगा किताब का नाम भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, स्पेशली आसाम के स्टेट पीसीएस में, कि वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा, द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट किसने लिखा, डेवलपमेंट एज फ्रीडम किसने लिखा, इस तरीके के। मैं इसमें जॉन रॉल साहब का किताब का नाम थोड़ा मिस कर रहा हूँ। और इसी के साथ जॉन मेनर्ड केन साहब का जो बुक था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, उनको भी देखना ज़रूरी रहेगा ताकि आप क्या है बेटर ऐसे लिख पाए। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। बाकी ध्यान रखिएगा जिस तरीके से मैंने इस पहला आर्टिकल आपको समझाया, दूसरा आर्टिकल का एक आपको ओवरव्यू दिया, तीसरा आर्टिकल ठीक उसी तरह है। जो मेन सब्सटेंटिव पार्ट है उसको इसमें बताया गया है, फिर इसका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन दिखाया गया है, फिर चैलेंजेस दिखाए गए हैं, फिर आपका जो की टर्मिनोलॉजी से एक्सप्लेन किया गया है ताकि इसको आप समझ सके। देन जो इसका लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेस है उसको भी दिखाया गया है। देन इसके डायमेंशंस को मेंशन किए गए हैं। देन आपका जो एनसीईआरटी की क्या आप पढ़ेंगे वो दिया गया है। देन इसका वे फॉरवर्ड दिखाया गया है और उसी तरीके से बाकी आर्टिकल भी है। तो बहुत सारे आर्टिकल्स को हम कवर करते हैं अपने पीडीएफ में ताकि आप इसको पढ़ के बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सके। ध्यान रखिए आपको 1-2 महीने आपको कंटिन्यू पढ़ना है, बाकी बाद में आप चीज़ों को समझने लगेंगे। ओके, तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई चीज़ें समझने में अगर तकलीफ़ होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।